अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। ये एक कंप्लीट गाइड है टैक्स ईयर 2024 के लिए। इस वक्त हम आज आप ये वीडियो देख रहे हैं 29 जुलाई 2023 को। तो 1 जुलाई 2023 से टैक्स ईयर 2024 शुरू हो गया है और फाइनेंस एक्ट 2023 जो आया था 2023 वो एप्लीकेबल है। तो उस मुताबिक जो है आप रूल्स रेगुलेशंस और देखेंगे और एक कंप्लीट साइकिल जो है बाइंग से लेके सेलिंग तक सारे प्रोसेस में हम रेजिडेंट के हिसाब से बात करेंगे। तो एक कंप्लीट गाइड है और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है और काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है। आई होप कि इस वीडियो में क्लियर होगी। सबसे पहले ये टैक्स इंफॉर्मेशन है और ये बेशक स्पेसिफिक हमने बनाई है यानी रेजिडेंट पर्सन के लिए, लेकिन इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं क्योंकि टैक्स लॉ में बहुत सारी एग्जेम्पशंस होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं। फिर नॉन रेजिडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन के टाइम, डिक्लेरेशन के टाइम, जैसे नॉन रेजिडेंट ने डिक्लेयर नहीं करना होता क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल करता, इस तरह सेल के टाइम भी उनके कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में उनको एग्जेम्पशंस वगैरह हैं नॉन रेजिडेंट्स को। कुछ रेजिडेंट्स को भी हैं। तो इसलिए हमने एक जनरल फॉर्मेट बनाया कि जब आप बाइंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करेंगे एक रेजिडेंट पर्सन, तो उस वक्त टैक्स लॉ कैसे एक्शन में आएगा और टैक्स लॉ के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए एज ए टैक्स पेयर भी और एज ए कंसल्टेंट भी। इसी तरह आप जब रजिस्टर करेंगे, और नोट करें बाइंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और रजिस्टरिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। लॉ जो है डिफरेंस करता है, जो अभी आपको थोड़ी देर में आइडिया हो जाएगा कि अगर रेजिडेंट पर्सन रजिस्टर करता है, ऑब्वियसली जो बाय करता है उसको रजिस्टर भी करना होता है। ज़्यादातर हम सिटीज़ की बात करेंगे और अब एफबीआर की सिटीज़ 25 से बढ़ के 31 हो गई हैं और इसी तरह बाकी जगहों पे डीसी रेट्स वगैरह होते हैं। तो काफ़ी सारी पाकिस्तान के एरिया जो है ना वो सिटीज़ में कन्वर्ट हो गया है, तो इसलिए एप्लीकेबल है ये ज़्यादातर पाकिस्तान के लिए। डिक्लेरेशन का मतलब है टैक्स रिटर्न में जब आप डिक्लेयर करते हैं, कम से कम साल में एक दफ़ा आपको अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। और फिर सेल करते हुए, जिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं टैक्स दोस्ती व्हाट्सएप ग्रुप में भी और काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है। सर्कुलर 1 जो आया है टैक्स ईयर 2024 का, सारों को सिंपल करके एक्सप्लेन करेंगे और आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे फिर वो आपने कंसल्टेंट से, या टैक्स दोस्ती का नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, वीडियो के नीचे भी दिया हुआ है, तो आप जो है फिर पेड सेशन लेके करें ताकि कंसल्टेंट रिस्पॉन्सिबल हो, रिसर्च करे और आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके फैक्ट्स के मुताबिक बनाए। हम आपको एक जनरल स्ट्रक्चर दे रहे हैं ताकि आपको पता हो कि आपने क्वेश्चन क्या पूछना है। तो हम बाइंग, रजिस्टर, डिक्लेरेशन और सेल के हवाले से बात करते हैं। बात हो रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान से बाहर है तो फिर वो एक डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की एक डेफिनेशन जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दी हुई है, लेकिन अभी तक वो सेक्शन एक्टिव नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जब हम इमूवेबल कहते हैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि कोई भी लैंड विद और विदाउट अ सुपर स्ट्रक्चर, यानी उसके ऊपर। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि अक्सर आपने देखा होगा लोग प्लॉट लेते हैं, चार दीवारी सिर्फ बना लेते हैं, प्लॉट लेते हैं सिर्फ फेंस बना लेते हैं, या फिर प्लॉट लेके उस पर घर बनाते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उन सब को सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है जी। तो लैंड, अकेला लैंड भी हो सकता है। लैंड से यहाँ मुराद ऑब्वियसली वो लैंड जो आपने ख़रीदा है उसको प्लॉट भी कहते हैं, उसके और नाम भी है। तो वो लैंड और विद और विदाउट सुपर स्ट्रक्चर और एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग। अब ये दोनों फ़र्क वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपने लैंड ख़रीदी है तो सारी बात आप उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, तो लैंड विद सब सुपर स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर आप उसी लैंड यानी बिल्डिंग को उसी प्लॉट को बेचते हैं तो लैंड विदाउट अ सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो एक तो सिनेरियो ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी को टैक्स लॉ में कुछ इस तरह डिस्कस किया। दूसरा ये है कि कोई भी बिल्डिंग आप लेते हैं जिसकी जो कहते हैं ना ग्राउंड फ्लोर्स की जो लैंड है वो आपने नहीं खरीदी, वो लीज पे है या वो गवर्नमेंट की है, या आप कोई फ्लैट लेते हैं थर्ड फ्लोर पे, तो ना तो नीचे का फ्लोर की ज़मीन आपकी है ना ऊपर, फ्लैट सिर्फ वहाँ रहने की आपको जो है ना मतलब
वो जगह आप ही की है, आपने ख़रीदी है, आपके नाम पे है, लेकिन उससे लैंड तो मुराद नहीं है, लेकिन वो इस तरह फिक्स है कि उस थर्ड फ्लोर के फ्लैट को आप कहीं और ले जा नहीं सकते जब तक वो पूरा प्लाज़ा, चाहे कमर्शियल हो रेजिडेंशियल हो, उसको तोड़ ना दिया जाए। और इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो लीगल डेफिनेशन है जनरली जो समझी जाती है, हर वो चीज़ जो ज़मीन में गाड़ दी जाए और उसकी वैल्यू उस पर डिपेंड की करती हो, यानी लैंड के ऊपर घर खड़ा कर दें, प्लाज़ा खड़ा कर दें या फेंस बना दें, तो वो सब चीज़ें मिल के जो है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी, यानी बिल्डिंग भी और लैंड भी। लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ आपके पास सिर्फ फ्लैट है तो उस फ्लैट को आप कहीं ले जा नहीं सकते, तो एक तरह से वो ज़मीन में गाड़ दिया गया। वो अलग बात है कि आपको थर्ड फ्लोर मिला है या 10th फ्लोर मिला है या 100th फ्लोर मिला है, लेकिन वो सी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग का ऐसा है। और तीसरा सिनेरियो है एनी राइट्स देयर इन एंड इंक्लूड। राइट्स देयर इन का मतलब है कि जो ये फाइल्स वगैरह जब हम कहते हैं, यानी कि अगर लैंड अभी डीमार्केट नहीं हुआ, उस पर लाइंस नहीं लगी और आपको पता नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता है कि ये जो सोसाइटी बन रही है ABC सोसाइटी या ये जो कमर्शियल एरिया डेवलप हो रहा है, यहाँ पर मेरा जो है ना वो लैंड बिल्डिंग होगी, या बना बनाया अगर आप ले रहे हैं तो वो आपको कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं, तो वो राइट्स हैं आपके पास उस जगह के। तो उसमें एक तरह से फाइल और वो जो इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आती है। और यहाँ पर एक स्पेशल सर्कमस्टांस वो इंक्लूड कर रहे हैं, एंड इंक्लूड्स वेयर एनी लैंड और बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग इज ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विद एनी मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिटिंग। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फर्निश्ड बिल्डिंग्स भी जो हैं और उसके अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी वगैरह सारा कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट है फर्नीचर उस पर ये रूल्स नहीं लगेंगे जो हम आगे डिस्कस करने लगे। यानी अगर आप एक कंप्लीट कमर्शियल प्लाजा बनाते हो, उसको कंप्लीटली वो करते हैं, फर्निश करते हैं, या आप एक घर बनाते हैं और उसको कम्प्लीटली फर्निश करते हैं, तो घर की उस घर की वैल्यू ज़ाहिर बात है मार्केट में ज़्यादा होगी। तो सारे टोटल को हम लेंगे एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा जी, तो अब आपको एक जनरल सेंस हो गया। मैंने कहा कि ये डेफिनेशन ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, टैक्स लॉ के अंदर ही दी हुई है, और जो है आपको एक आइडिया दे दिया कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो जो चीज़ ज़मीन में गाड़ी नहीं है या उसकी वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करती, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। उसमें पर्सनल प्रॉपर्टी भी आ जाएगी और बिजनेस प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले टैक्सेशन एट द टाइम ऑफ बाइंग का मतलब ये है कि अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप परचेज़ करेंगे कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे बिज़नेस के लिए करें या पर्सनल यूज़ के लिए करें। यहाँ मैं बता दूँ कि ज़्यादातर हम पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, लेकिन यहाँ पर चूँकि ये सेक्शन बिजनेस एसेट्स पे भी अप्लाई होता है, तो बिजनेस ओनर्स को पता होना चाहिए। लेकिन हमारा सारा फोकस पर्सनल यूज़ के इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होगा, जो हमारे प्रीवियस वीडियोस में आप वेल्थ स्टेटमेंट को करेक्टली फिल करने वाली जो है, वहाँ हम बात करते हैं कि वो जो पर्सनल एसेट्स हैं उसकी बात हो रही है ज़्यादातर। लेकिन चाहे आप बिज़नेस के लिए ख़रीदें या पर्सनल के लिए, और उसकी वैल्यू जो है 5 मिलियन से ज़्यादा की हो, और उसकी पेमेंट आपने लाजमन फिर बैंकिंग चैनल से करनी है। अगर आप बैंकिंग चैनल से नहीं करेंगे, तो सपोज़ करें आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी लेते हैं कैश में, यानी अदर देन बैंकिंग चैनल, उसकी आपने कैश पे किया 50 लाख, 5 मिलियन, और फिर आपने सेल कर दिया उस साल, अगले साल जब भी 7 मिलियन पे, तो बेसिकली आप कहेंगे यार मुझे तो 2 मिलियन का कैपिटल गेन हुआ है। और फिर होल्डिंग पीरियड के हिसाब से, मतलब 2 साल, 4 साल, 6 साल के हिसाब से आप जो है ना वो आपको कंसल्टेंट बताएगा, आप खुद देखेंगे कि अच्छा मैं 15% पे करना है, 7.5 करना है। तो बेसिकली यहाँ पर आप जो गलती कर रहे होंगे वो ये होगा कि आपका कैपिटल गेन 2 मिलियन नहीं 7 मिलियन होगा, क्योंकि हर वो प्रॉपर्टी जो 5 मिलियन से ज़्यादा की ली जाती है, यहाँ तो हमने चले 5 मिलियन ले लिया, लेकिन 5 मिलियन एंड 1 रुपी से की होती है या उससे ज़्यादा की होती है, तो उसको अगर आप बैंकिंग चैनल से नहीं लेंगे तो उसकी कॉस्ट जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए ज़ीरो कंसिडर होगी, और फिर जितनी भी उसकी सेल प्राइस आपको मिली होगी वो सारे का सारा, तो 2 मिलियन पे 15% टैक्स देना अलग बात है, 7 मिलियन पे देना अलग बात है। अब आपके जहन में शायद सवाल हो उन्हें कैसे पता चलेगा बाइंग वगैरह, तो ये अब आप हम पहुंचते हैं जब सेल के टाइम तक, तो देखें कैसे टैक्स लॉ ने हर चीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया और कुछ मुश्किलें भी बना दी। अच्छा जी,
तो अब आपको पता होना चाहिए कि बाय अभी आपने रजिस्टर करने की बात नहीं हो रही, आप सेलर को पेमेंट कर रहे हैं, सेल डीड प्रॉपर आपने बनाई है, और आई होप कि अब आप प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करेंगे क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और यहाँ एक प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यानी ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं तो दूसरे तीसरे चौथे प्रॉपर्टी नहीं। जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी लेंगे जिसकी वैल्यू 5 मिलियन से ज़्यादा, आप इस वैल्यू पे आप कहेंगे कि मैं ऐसे करता हूँ कि इसको 5 मिलियन डिक्लेयर नहीं करता, मैं इसको 4 मिलियन डिक्लेयर कर देता हूँ, तो मेरे पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नहीं, बेसिकली एफबीआर वैल्यूज़ के हिसाब से ये कैलकुलेशन होगी। और डेफिनेटली जैसे आपको पता है कि रजिस्टर करते हुए आगे वाले स्टेप पे वो फिर डिडक्शन भी होती है, तो एफबीआर वैल्यू, और जिन शहरों में 31 सिटीज़ को छोड़ के जहाँ पे एफबीआर वैल्यूज़ नहीं है वहाँ डीसी रेट जो है ना यूज़ होगा कैलकुलेशन। तो वहाँ जहाँ 5 मिलियन शो हो रही हो या 5 मिलियन से ज़्यादा की एफबीआर वैल्यू, वहाँ आप अंडर स्टेट नहीं कर सकते कि नहीं जी ये तो मैंने ख़रीदी काम की थी, अनलेस कि जेन्युइनली आपके पास हो। और देन अगेन वो जेन्युइन तब पता चलेगा जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन से हुई है। तो बाइंग के टाइम जो है, बाय करते हुए आपने कोई टैक्स नहीं कटा, लेकिन एक रूल बन गया जिसकी वजह से जब आप बेचेंगे और उस पर कैपिटल गेन जब आपको होगा, यानी कि 5 मिलियन का आपने ख़रीदा था और 7 मिलियन का बेचा, तो 2 मिलियन का प्रॉफिट हुआ, 5 मिलियन तो आपका अपना कैपिटल था, सरमाया था। लेकिन नहीं, टैक्स वाले कहेंगे कि हम 7 मिलियन पे टैक्स लगाएंगे। और अगर ऐसी कोई कैलकुलेशन हो चुकी है आपके प्रीवियस टैक्स रिटर्न्स में 22 में 21 में, तो काइंडली जो है, क्योंकि ये रूल टैक्स ईयर 2020 से एक्टिव है, तो आप इनको रिवाइज कर लें, करेक्ट कर लें अपनी रिटर्न्स को। आगे चलते हैं जी, टैक्सेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। कि जब आप रजिस्टर कर रहे हैं तो फिर आपको पता है एक सेक्शन 236 लगता है, एडवांस टैक्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपसे डिडक्ट होता है। उसकी कैलकुलेशन होती है कि उस एरिया का कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है पर मरला वैल्यू ली जाती है एफबीआर की, और अगर आप फाइलर हैं तो आपसे 3% डिडक्शन होगी, और नॉन फाइलर हैं तो 7.5%। अब आप कहेंगे ये कौन से साल की बात हो रही है? ये सारी बातें हम टैक्स ईयर 2024 के लिए कर रहे हैं जो अभी शुरू है। तो ये आप अपनी टैक्स प्लानिंग का हिस्सा कर सकते हैं कि अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आप फाइलर बन जाएं, क्योंकि अगर एज ए नॉन फाइलर आप ख़रीदेंगे तो जो है आपको 7.5 यानी 1 करोड़ पे, 1 करोड़ की वैल्यू हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, 10 मिलियन, 1 करोड़ पर आपको 7.5 लाख रुपए टैक्स देना होगा। और विद इन 30 डेज़ आयरस में, आपके आयरस में बैक एंड पर आपको नोटिस आ जाएगा। तो जब आप फिर इवेंचुअली फाइलर बनेंगे और आप जो है वो अपने इनबॉक्स में जाएंगे तो आपको पहले से ये नोटिस आए होंगे, और ये नोटिस ये कह रहे होंगे कि जी आपके पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं थी, आपने तो कोई टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं की कभी, तो आप एक्सप्लेन करें और हम इस सारी को अनएक्सप्लेन्ड इनकम कंसिडर करके आप पे टैक्स लगा रहे हैं। तो हो सकता है वो काफ़ी आगे चले गए। आप कहेंगे जी जब तक मैं आईआरएस में अकाउंट नहीं बनाऊंगा तो मेरा कैसे बन सकता है? नहीं, बैक एंड पे एफबीआर वालों का हर शख्स जिसकी भी सीएनआईसी पे ट्रांजैक्शन हो जाती है उसका वो अकाउंट खुद ब खुद ओपन कर लेते हैं। तो फाइलर और नॉन फाइलर पे ये डिडक्शन है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा एफबीआर के साथ कि जी ये शख्स तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कर रहा है इस्लामाबाद से भी और रीजनल टैक्स ऑफिस में भी, कि तो आप देखेंगे कि क्या वजह। और अभी तकरीबन 50 लाख लोगों से ज़्यादा नॉन फाइलर्स ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड पड़ा है। कभी भी टैक्स वालों को लगा कि जी ये रिकॉर्ड यूज़ करना है तो सिंपली वो बटन दबाएंगे और आपको आपके जो है ना फ़ोन नंबर पे किसी चीज़ पे भी मैसेज भी आ सकता है, क्योंकि उनके पास आपका नादरा का डेटा भी है। दूसरा वो आपके फ़ोन को भी बंद कर सकते हैं, वो आपके गैस कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन को वो सारे सेक्शंस मौजूद हैं 1-2 सालों से, लेकिन कोई एक्शन ऑब्वियसली नहीं लिया गया। आगे कब लिया जाएगा पता नहीं, लेकिन आपकी नॉलेज में होना चाहिए नॉन फाइलर्स के लिए। और फाइलर्स भी काफ़ी हैवी परसेंट यानी 3% पे करें, वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं अगले साल, यानी अब टैक्स ईयर 2024 की रिटर्न में ये 3% भी एडजस्ट हो सकता है, ये 7.5% भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये था एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आते हैं कि उस प्रॉपर्टी को आप होल्ड कर रहे हैं और 1 साल के लिए आपने होल्ड किया। अच्छा, अगर आप 1 साल के लिए होल्ड नहीं कर रहे, आपने अभी अगस्त 2023 में पे ख़रीदी है और 2 महीने बाद बेच दी है या 30 जून 2024 से बेच दिए, फिर तो हम
सेल वाली जो बातें करेंगे आज के दिन वो आपके लिए एप्लीकेबल होंगी। लेकिन सपोज करें आप होल्ड करते हैं इस प्रॉपर्टी को 30 जून 2024 तक, तो ये वाली जो स्लाइड है मैं 2 दफ़ा बताऊंगा, क्योंकि टैक्स लॉ में एक ऐसी चीज़ डाल दी गई है जो साइलेंटली वहाँ पे बैठी है, और वो जब एक्टिव होगी तो फिर शायद कोर्ट्स भी, हाई कोर्ट्स भी, सुप्रीम कोर्ट भी कहे कि जी आपको नहीं पता था, आपके कंसल्टेंट को नहीं पता था कि ये चीज़ है। तो अब इन 2 स्लाइड्स को बड़े गौर से देखें और मैं 2 दफ़ा एक्सप्लेन करूँगा। बात हो रही है कि प्रॉपर्टी आपने इस टैक्स ईयर में ख़रीदी और 30 जून 2024 को आपने होल्ड की, और नो प्रॉब्लम तब होगा अगर आपकी टोटल इमूवेबल प्रॉपर्टी लेस देन 25 मिलियन यानी 2 करोड़ 50 लाख से कम है, और आप फाइलर हैं 30 जून 2024 को फाइलर है, उस दिन आप फाइलर हैं, और आपने जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया वो 25 मिलियन से कम की है, और आप चूँकि फाइलर हैं तो आपने बेनिफिट भी लिया, आपको एक कैपिटल एसेट भी माफ़ है, सेक्शन 7E की बात हो रही है, आपको जो बिज़नेस प्रेमिस आपका है वो भी माफ़ है, आपने इस साल ही ये चूँकि प्रॉपर्टी ली है तो ये भी इंक्लूड नहीं होगी जो इस साल ख़रीदी है। तो इस तरह करके आप जो है अगर फाइलर हैं और 25 मिलियन से कम आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तब तो सेक्शन 7E के हवाले से आपको कोई परेशानी नहीं है। जो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर किए होगी, आप अपनी इनकम पे टैक्स पे कर देंगे, या एग्जाम्प्ट होगी या फाइनल टैक्स जो भी है, लेकिन आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। टन्स ऑफ प्रॉब्लम तब क्रिएट होगा जब आप जो है आपकी प्रॉपर्टी, आप नॉन फाइलर हैं और बेशक आपकी प्रॉपर्टी जो है लेस देन 25 मिलियन हो। ये जुमला आप गौर से पढ़ें कि इन दोनों जुमलों में फ़र्क सिर्फ ये है कि एक शख्स फाइलर है और उसकी प्रॉपर्टी 25 मिलियन से कम है, दूसरा नॉन फाइलर है फिर भी उसके लिए प्रॉब्लम है, बेशक उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो 30 जून 2024 को डिक्लेयर कर रहा है वो 25 मिलियन से कम है। और वो कैसे, तो हम ये एग्जांपल देखते हैं। आपने जो है 30 जून 2024 को यूवर जो है क्या कहते हैं, सपोज यू आर नॉट फाइलर ऑन, यानी कि आप एक्टिव टैक्स पेयर फाइलर नहीं है, या फाइलर ही नहीं है 30 जून 2024 को, क्योंकि आप फाइलर तो थे लेकिन आपने 2023 की रिटर्न गलत फाइल की, तो आप मार्च 2024 में इनएक्टिव हो गए, आपको भी नहीं पता चला, कंसल्टेंट को भी, या आपने कभी रिटर्न ही नहीं फाइल की। दोनों केसेस में, यानी सिर्फ जो है देखिए यहाँ नॉन फाइलर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि नॉन फाइलर, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ ये बात नहीं हो रही कि नॉन फाइलर जो कभी अपनी रिटर्न ही नहीं फाइल करा, यहाँ उस नॉन फाइलर की भी बात हो रही है जो किसी वजह से 2023 की रिटर्न लेट फाइल करता है और उसको पता नहीं चलता, और 1 मार्च को फिर वो अपने आप को एक्टिव नहीं करता। तो 30 जून 2024 जब आएगी, ये टैक्स लॉ को अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर ये चीज़ डाल दी गई है, और आप फाइलर तो थे लेकिन अब उस टाइम पे आप नॉन फाइलर हैं, या आपने 2023 की भी नहीं रिटर्न फाइल की 22, तो जाहिर बात है आप नॉन फाइलर हैं, और आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ आपका एक घर है 10 मिलियन यानी 1 करोड़ का। तो जो लोग फाइल कर रहे हैं वो तो प्रीवियस ईयर से डिक्लेयर करते आ रहे हैं, या इस साल अगर उन्होंने ख़रीदी है वो आराम से डिक्लेयर कर देंगे, वो कहेंगे जी मैं तो 10 मिलियन यानी 200 यानी 25 मिलियन से तो मैं ऊपर ही नहीं जा रहा, ठीक है जी। और इसी तरह से जो फाइलर नहीं है वो भी कहेंगे जी 25, हमने सुना है कि 25 मिलियन से जब ज़्यादा प्रॉपर्टी, हमारे पास तो एक घर है, वो हम जो है वो भी एक्सक्लूजन में आता है। तो जो जिन्होंने कभी भी फाइल नहीं की उनको तो वो बेनिफिट भी नहीं है कि वो जो एक घर है वो उनका, और वो जो नॉन फाइलर हो गए हैं वो भी जो कह रहे हैं कि जी 25 मिलियन से कम, क्योंकि लॉ कहता है कि 30 जून 2024 को जो नॉन फाइलर होगा उस दिन जो आपकी प्रॉपर्टी है बेशक वो 25 मिलियन से कम भी हो, तब भी जो है आपको सेक्शन 7E के तहत टैक्स देना होगा। वो इस तरह कैलकुलेट होगा कि 10 ये आपका आ गया कैलकुलेशन, मैंने आपको यहाँ बताई कि जी 10 मिलियन का आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि 1 करोड़ आपका वो घर है जिसमें आप रह रहे हो, उसका पहले तो 5% कैलकुलेट होगा एज इनकम 5 लाख, और फिर उस 5 लाख का जो है 20% लिया जाएगा, सॉरी ये फिगर यहाँ पे गलत हो गई, तो 1 लाख रुपए जो है ये 5 लाख यहाँ आ जाएगा, 5 लाख का 20% कैलकुलेट किया जाएगा तो 1 लाख आ जाएगा। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ,
कि अगर आप 30 जून 2024 को फाइलर हैं और आपकी प्रॉपर्टी 25 मिलियन से कम है तो कोई परेशानी की बात नहीं, सेक्शन 7E आप पे अप्लाई नहीं होगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं 30 जून 2024 को और चाहे आपकी प्रॉपर्टी 25 मिलियन से कम भी है, तब भी वो टैक्स वहाँ पर आप पर लग जाएगा। आप अवेयर नहीं होंगे, अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, जब वो रिटर्न स्क्रूटनी में आएगी, ऑडिट में आती है या वो स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू देखते हैं, तो वहाँ पे जो है ओके कौन एक्टिव था कौन नॉन एक्टिव था और किसने कितनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की वो इजीली देख सकते हैं। वहाँ पर वो आपको नोटिस भेज देंगे कि जी आपने जो है, आप चूँकि नॉन फाइलर थे तो आप कहेंगे मैं तो सारी ज़िंदगी फाइलर रहा हूँ, लेकिन नहीं, उस डेट पे नॉन फाइलर होने की वजह से आपको जो है उस शख्स के साथ डाल दिया जाएगा जिसने कभी भी फाइलिंग नहीं की। और चाहे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी 5 मिलियन की डिक्लेयर की हो, आपने 10 की हो, 20 की हो, उस सब पे इस तरह करके टैक्स लग जाएगा और साथ में पेनल्टीज भी लग जाएंगी। अगर जो है डिक्लेरेशन के टाइम आपकी प्रॉपर्टीज नेचुरली 25 मिलियन से ऊपर जा रही हैं, तब तो आपने सेक्शन 7E के तहत टैक्स पे करना है, जो इसी तरह कैलकुलेट होगा कि पहले 30 मिलियन का 5% इनकम के तौर पे लिया जाएगा, जो भी इनकम आएगी उस पर 20% टैक्स लगेगा। तो जो है आप समझे कि 3 लाख बनता है, जितना भी बनता है वो आपने अपनी टैक्स रिटर्न में फाइल करना है। हम अक्सर टैक्स रिटर्न्स दिखाते हैं अपनी वीडियोस में, तो आप देखेंगे कि कंप्यूटेशन के सेक्शन में 7E टैक्स ईयर 2022 में भी था और 2023 में भी है। तो आपने 2022 की रिटर्न तो एक तो फाइल आपकी हो जानी चाहिए, और उसमें अगर आपके एसेट्स 25 मिलियन से ज़्यादा के थे तब जो है आपने 7E के तहत पे कर लें। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशल प्रॉब्लम, ये आएगा इस साल में जब टैक्स ईयर 2024 ख़त्म होगा। तो आपके कंट्रोल में 2-3 चीज़ें, एक तो ये कि अगर आप कभी भी फाइल टैक्स नेट में नहीं आए तो टैक्स दोस्ती की कुछ वीडियोस देख के आप टैक्स नेट में आ जाएं और फाइलर बन जाए। फाइलर बनने के लिए आज के दिन या मार्च 2024 से पहले आपको टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न फाइल करनी है। उसमें 7E का जो है अगर 25 मिलियन से ज़्यादा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये टैक्स ईयर 2024 में, उससे पहले ऐसा मसला नहीं है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बेसिकली आपने फाइलर बन जाना है, और अगर आप फाइलर हैं तो आपने इंश्योर करना है कि टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न आपकी टाइम पे गई है, ठीक है जी। और अगर आप नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको आएगा। अब हम आते हैं टैक्सेशन एट द टाइम ऑफ सेल। चाहे आप विद इन द ईयर कर रहे हैं या आप टैक्स ईयर 2024 में कर रहे हैं, तो एक ये जो सेक्शन 236C है ये अप्लाई होता है, डिडक्शन ऑफ एडवांस टैक्स एट सेल। और इसमें सब सेक्शन 2A ऐड किया गया है जो प्रॉब्लम का बाइस बन रहा है। ये जो सेक्शन 236C है, जैसे 3% आपसे एज ए फाइलर कटना था, इसी तरह जो है आपसे 3% एज अ फाइलर, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो एट द टाइम ऑफ सेल आपसे 6% कटेगा। और जो है जब टैक्स डिडक्शन होती है तो उनको पता चल जाता है ये ट्रांजेक्शन हुई है। जो सब सेक्शन 2A ऐड हुआ है वो ये है कि इन्होंने इस सेक्शन को एडवांस टैक्स डिडक्शन एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेक्शन 7E की टैक्स लाइबिलिटी के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पर आप इस तरह समझें कि इफ़ टैक्स अंडर सेक्शन 7E इज पेड फॉर प्रीवियस टैक्स ईयर 2022 फॉर दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स अगर आप पे कर चुके हैं आज के दिन या जिस दिन भी आप सेल कर रहे हैं, आप ये अब जुलाई में, अगस्त में, जनवरी 2024 में, 30 जून 2024 तक ये रूल है कि अगर गवर्नमेंट चेंज नहीं करती इसको, तो आप जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचेंगे आप बेच नहीं सकेंगे जब तक आपने टैक्स ईयर 2022 की सेक्शन 7E के तहत जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी, यानी 25 मिलियन से ऊपर के जो आपके इमूवेबल एसेट्स थे उन पर अगर आपने टैक्स नहीं पे किया तो जो है आपको आप वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकेंगे। अच्छा, याद रखें कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। अभी आपको जनरल रूल बता रहे हैं कि टैक्स पेयर कैन सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप पे कर चुके। अच्छा, अब ये जो पेड है ये तो कानून में लिखा है, टैक्स ईयर 2022 जो है ना सेक्शन में नहीं लिखा, बल्कि जो है वो सर्कुलर में लिखा है। वो सर्कुलर मैं आपको दिखाता हूँ, ये सर्कुलर नंबर 1 ऑफ
2023 इशू है। और यहाँ पर उन्होंने सेक्शन 236 में यहाँ पे ये बताया है, और प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा है कि जो लोग पे करेंगे वो पे करेंगे। और यहाँ उन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई। उन्होंने टैक्स ईयर 2022 का इसलिए जिक्र किया कि टैक्स ईयर 2023 की अभी डेट ख़त्म नहीं हुई, तो बेहतर है कि आप उससे प्रीवियस ईयर का, तो जिनके 25 मिलियन से ऊपर के टैक्स ईयर 2022 में इमूवेबल प्रॉपर्टी बनती थी और वो 7E में पे कर चुके हैं, तो फिर जो है उस सिनेरियो में वो अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। और उसका प्रूफ ये होगा कि वो टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न और जो 7E की पेमेंट की है उसके साथ या उसके बाद अगर की है तो वो दिखा देंगे। और जिन्होंने टैक्स जो है जो सेक्शन 7E के तहत नहीं पे किया प्रीवियस टैक्स ईयर 2022 का उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो वो नहीं बेच सकेंगे। तो अब सपोज करें कि यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि जी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं और आप सिर्फ एक बेच रहे हैं, तो जो आप एक बेच रहे हैं उसका टैक्स जो है पे होना लाजमी है। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन देन अगेन डिस्क्लेमर ये है कि आपको इस वीडियो के बाद अपने टैक्स कंसल्टेंट से या हमारी टैक्स दूसरी टीम से एडवाइस लेने के बाद ये ट्रांजैक्शन करनी है। आपने फेस वैल्यू पे नहीं करनी, लेकिन जिस तरीके से उसमें वर्ड्स यूज़ हुए हैं उससे ही पता चल रहा है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप बेच रहे होंगे उसका सेक्शन 7E का टैक्स लाजमन पे होना चाहिए। जो रिमेनिंग है उनका अगर पे नहीं हुआ, वैसे तो आईरस में जब आप एक दफ़ा फिगर डाल देते हैं तो फिर आईरस में इनकम टैक्स रिटर्न उस वक्त तक फाइल नहीं होती जब तक चारों प्रॉपर्टीज़ का, सपोज करें आपकी 4 प्रॉपर्टीज़ थी और 7 करोड़ बना, उस पर 1% के हिसाब से यानी शॉर्टकट कैलकुलेशन 1%, तो वो बन गया 7 लाख। 7 लाख जब तक आप नहीं पे करेंगे तो आप उस वक्त तक आईरस आपकी जितनी भी एडमिटेड टैक्स लाइबिलिटी होती है जब तक फुल एंड फाइनल पे ना हो उस वक्त तक जो है वो आईरस एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसीलिए जो है यहाँ पे शायद फिर प्रैक्टिकली इस चीज़ को ऐसे रिजॉल्व किया जाए कि सारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 7E ऑफ टैक्स ईयर 2022 जब तक पे नहीं हुई तो शायद तब आप प्रॉपर्टी बेच सके। लेकिन जो वर्डिंग है उसमें उससे ये लग रहा है कि इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है फॉर दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपने सेक्शन 7E पे नहीं की। जी, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस भी मिल गई कि ये जो नया सबसेक्शन 2A ऐड हुआ है तो 2022 का बेहतर है कि सेक्शन 7E के तहत अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, आपके कंसल्टेंट भी आपको बता रहे हैं, आप भी समझ गए क्योंकि काफ़ी बात हुई, हमने भी काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं, तो आप जो है उसको पे करके अपनी प्रॉपर्टी को फिर 2024 में बेच सकते हैं। वरना आपको 24 में भी और आगे भी अगर ये लॉ चेंज नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आता रहेगा। तो अपने प्रीवियस टैक्स ड्यूज़ क्लियर करते जाएं, ठीक है जी। और अब टैक्स पेयर्स की कन्फ्यूजन कुछ ऐसे, अक्सर टैक्स पेयर्स कहेंगे कि यार मैं जो सेक्शन 236C है एट द टाइम ऑफ सेल जो मेरे से एज ए फाइलर 3% या नॉन फाइलर 6% कटेगा, तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं वो होल्डिंग पीरियड के बाद बेच देता हूँ। यानी कि वो जो प्रॉपर्टी है उसको मैं होल्डिंग, क्योंकि मैंने सुना है फ्लैट 2 साल और हाउस और इसी तरह 4 साल और 6 साल के बाद अगर आप बेचें तो कोई कैपिटल गेन भी नहीं है होल्डिंग में। तो फ्रॉम उनके लिए ये न्यूज़ है कि टैक्स ईयर 2023 से जो गुजर चुका है, देयर इज़ नो होल्डिंग पीरियड फॉर सेल ऑफ, वो सेक्शन 236C में से वो पार्ट हटा दिया गया है जहाँ पे कहा गया था कि जी 2 साल या 4 या 6 साल या 8 साल बाद आप जब बेचेंगे तो आपसे एट द टाइम ऑफ सेल कोई डिडक्शन नहीं होगी। अब अगर आप टैक्स ईयर 2024 में एक प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और उसको आपने 20 साल तक भी होल्ड किया है, तब भी 236C अप्लाई होगा। और आपको याद होगा मैंने बाइंग के टाइम आपको कहा था कि आपने अगर कैश पे प्रॉपर्टी परचेज किया तो जब ऑडिट होगा, मतलब वैसे तो आप अपनी रिटर्न फाइल खुद करते हैं, लेकिन जब ऑडिट होगा और FBR वाले 236 की डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगेंगे तो वो आपसे जो है क्या कहते हैं बाइंग वाली डॉक्यूमेंट भी मांगेंगे कि आपने बाय कैसे किया था, क्योंकि वो अवेयर होंगे कि अगर इसने कैश पे बाय किया है तो फिर इसका जो कैपिटल गेन है, आपने तो 2 मिलियन कैपिटल गेन शो किया होगा, जबकि आपका कैपिटल गेन फिर वो 7 मिलियन कैलकुलेट करेंगे और फिर 3 सालों का जितना आउटस्टैंडिंग टैक्स है
वो फिर 12.5% सरचार्ज, कोई 50% टैक्स उसके ऊपर बना के कर लेंगे। और मैंने आपको बताया आयरस को 10 ईयर्स हो गए हैं 2024 में, उनके पास काफ़ी डेटा जमा हो गया। तो जेन्युइन टैक्स पेयर्स कोशिश करें कि प्रॉपरली हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे शो करें जो इकोनॉमिक रियलिटी है, और फ़ायदा भी लें कि 236 का भी रिफंडेबल अमाउंट है। चाहे आपसे जो प्रॉपर्टी आपने 20 साल भी होल्ड की, उस पर जब 236C के तहत आपसे डिडक्शन होगी तो वो रिफ़ंड हो जाएगा 236K वाला भी। लेकिन अगर आपने बीच में कॉम्प्लिकेशंस की हैं, कैश पे ली है, और आप सोच रहे हैं कि यार 20 साल से होल्ड कर रहा हूँ या इनहेरिटेंस में मिला था, तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसीलिए जो है टैक्स दोस्ती सजेशन ये है कि आप 29 जुलाई 2023 को ये वीडियो देख रहे हैं। अभी तक प्रोविंस वाइज जो है पंजाब में सेक्शन 7E नॉन एप्लीकेबल हो गया है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया। सिंध में वो एप्लीकेबल हो गया क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने FBR के फेवर में डिसाइड किया कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है। लाहौर हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर के फेवर में किया। KP में बलूचिस्तान और इस्लामाबाद जो कैपिटल है, वहाँ ओरिजिनल लॉ चैलेंज ही नहीं हुआ, तो सेक्शन 7E स्टैंड करता है। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट किया जा रहा है। या तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसको एप्लीकेबल कर देगी तो फिर पंजाब में भी हो जाएगा, और बाकी एरियाज़ में तो वैसे ही वो एप्लीकेबल है। या जब नॉन एप्लीकेबल करेगी तो पंजाब में तो जो सिचुएशन, इसी तरह सिंध, KP, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, सब लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ये सर्कुलर भी पढ़ें जो उन्होंने इशू किया है सेक्शन 7E और 236C को जो लिंक किया, उन्होंने कहा है कि या तो आपने अगर टैक्स लाइबिलिटी पे करनी है तो आप पे कर चुके हैं, तब भी आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, या आपके पास कोई कोर्ट ऑर्डर है। तो पंजाब के जो रेजिडेंट लोग हैं जिनके टैक्स ऑफिस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्लेस ऑफ बिजनेस पंजाब में हैं, उसमें इस्लामाबाद नहीं आता, रावलपिंडी आता है, तो वो सब जो है, क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल है, वो सब लोग जो हैं सेक्शन, मतलब अपनी टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न अगर उन्होंने फाइल भी कर दिया और साथ में सेक्शन 7E नहीं पे किया, तो वो फिर भी प्रॉपर्टी को टैक्स ईयर 2024 में आराम से बेच सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सिंध, KP, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में जो लोग प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं और उन्होंने 7E का टैक्स पे नहीं किया, तो पहले या तो वो पे करें टैक्स ईयर 2022 के लिए, और आप अपनी 23 की रिटर्न भी फाइल करें तो उसके लिए भी पे करें। लेकिन बेसिकली अगर वो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं 24 में, तो 2022 का टैक्स भी उन्होंने पे किया और रिटर्न भी फाइल किया। साथ में ये जो सर्कुलर इसमें कि उन्होंने फॉर्म A दिया है, उस फॉर्म का मकसद ये नहीं है कि आप सेक्शन 7E की लाइबिलिटी पे करें, आपने उसमें रिक्वेस्ट करना है अपने कमिश्नर को कि मुझे एक सर्टिफिकेट इशू किया जाए ताकि मैं ये वाली प्रॉपर्टी बेचूँ। एंड देन अगेन आप समझ सकते हैं, और मैं थोड़ा सा आपकी इजाज़त से पीछे जाऊंगा, कि अगर ये सेक्शंस जो हैं, जैसे डॉक्टर इकराम उल हक कहते हैं कि सेक्शन 236 है ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन किसी ने बुनियाद से इसको चैलेंज ही नहीं किया। इसी तरह 236K भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उनकी वजह से उनको चूँकि चैलेंज नहीं किया गया, तो सेक्शन 7E जो है वो अब जो है ज़्यादातर जगहों पे आप देख सकते हैं, अभी जैसे देखा ज़्यादातर प्रोविंसेस में उसको अब होल्ड कर लिया गया। अब 7E के ऊपर उन्होंने उसको 236C से कनेक्ट कर दिया। तो जो टैक्स हरासमेंट है, FBR हरासमेंट है, या जो आपके राइट्स जो हैं वो अब आपको ओवर टैक्स किया जा रहा है, आपकी इनकम भी टैक्स हो रही है, आपके एसेट्स भी टैक्स हो रहे हैं, इसकी अब कोई लिमिट नहीं है। अब गवर्नमेंट इसके साथ और चीज़ों को भी अटैच करेगी, और सेक्शंस और एक्टिविटीज़ को भी अटैच करेगी, क्योंकि इसको भी सही फाइट नहीं किया गया सेक्शन 7E को। जैसे मैंने बहुत दफ़ा सजेस्ट किया कि आप सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल लॉयर्स जो उस सुप्रीम कोर्ट में ये केस टेकअप करेंगे, उसको टैक्स अवॉइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टेकअप करे, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, तो फिर जो जेन्युइन टैक्स पेयर है वो सेव हो जाएगा, और जो टैक्स इवेट कर रहा है वो सेक्शन 7E के स्कोप में आएगा। और साथ ही सेक्शन 236C को भी चैलेंज करे और सेक्शन 236K को भी चैलेंज करे, और ये दोनों सेक्शंस टैक्स ईयर 2000
12 के बाद इम्प्लीमेंटेड है। डॉक्टर करामुल हक की आप आर्टिकल्स पढ़ लें, किताबें पढ़ लें, शबर जैदी साहब की बात भी सुन लें, तो साफ आपको पता चल जाएगा कि सही। तो आपने हर चीज़ को पीस टुगेदर करना है, लेकिन जेन्युइन टैक्स पेयर के लिए टैक्स दोस्ती तो स्टैंड अप करता है। लेकिन मेरा अभी सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस का टाइम नहीं, अभी भी 5 इयर्स हैं, वरना मैं ज़रूर जब सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करता तो मैं ये अप्रोच लेता। लेकिन बाकी ऑनरेबल लॉयर से रिक्वेस्ट है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी कि जी ये बहुत कन्फ्यूजन हो गया, बहुत मसले हो गए, तो काइंडली सारे को स्टैंडर्डाइज कर दे। टैक्स इस तरह हो नहीं सकता कि एक प्रोविंस के लोग इंजॉय करें, बाकी लोग सफ़र करें, और फिर इसकी वजह से और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। सब लोग यहाँ ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे। जैसे गाड़ी का टोकन टैक्स जिस भी शहर में कम होता है वहाँ ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होती हैं, जैसे इस्लामाबाद। तो ये अनफेयर है फाइनेंशली भी, इकनॉमिकली जिसको कहते हैं, और लीगली भी। तो सारे को क्लियर किया जाए। एक लास्ट में अनाउंसमेंट करूँगा जी कि आपने वीडियो लाइक की तो खैर अपना क्वेश्चंस वगैरह कमेंट्स में लिखें। जो अगर आप या आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई CA के, ICMA के, पिफा के, MBA के, लॉ के, टैक्सेशन के पेपर्स दे रहा है, तो हम 1 अगस्त से शॉर्ट लेक्चर स्टार्ट करें, जहां बेसिकली हम बता रहे हैं कि किसी भी टॉपिक में, और टॉपिक वाइज हम टेक्स्ट बुक लेके स्टार्ट करें कि हर टॉपिक में स्टूडेंट उस टॉपिक को समझ क्यों नहीं पा रहा, फेल क्यों हो रहा है, या उससे क्वेश्चन आ रहा है तो प्रॉपरली वो उसको समझ क्यों नहीं पा रहा, या फिर वो इंटरव्यू में दूसरी टाइप ऑफ वीडियोस जो हैं वो ये है कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली यही जो आज हमने डिस्कस किया, इसी तरह के क्वेश्चन शॉर्ट करके पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं कि आप सक्सेसफुली जॉब इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं। मकसद कॉन्फिडेंस देना। डेफिनेटली स्टूडेंट खुद मेहनत करेगा, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल हैं, MS अकाउंटिंग कर रहे हैं, ICAP के स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, इवन ACCA वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, वो सब इन वीडियोस से सीख सकेंगे कि हर टॉपिक की बेसिक लॉजिक क्या है, एग्ज़ाम में कैसे पास करना है, इंटरव्यू में कैसे एग्ज़ाम देना है। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे थे कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन टैक्सेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर टैक्स ईयर 2024। क्वेश्चंस और अपने कमेंट्स देते रहें, और उससे ये होगा कि और स्पेसिफिक और गाइडेंस होगी। बाकी हमारा WhatsApp नंबर दिया हुआ है, और वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, जहां पर ये वीडियोस भी 1 अगस्त से, अगर आप 1 अगस्त 2023 के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर डेफिनेटली ये सीरीज़ तकरीबन 1 साल लगेगा, और हर टेक्स्ट बुक के हिसाब से हर टॉपिक पे आपको एक अच्छी लॉजिकल वीडियो आपके सामने होगी, और कई 100-150 इंटरव्यू क्वेश्चंस के भी हमने जवाब दिए होंगे। और ऑब्वियसली टैक्स लॉ चेंज होता रहता है, तो ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर और लोग भी इस तरह की वीडियोस ज़रूर बनाएं और क्वेश्चन आंसर पूछते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो मुलाकात होती है आपसे जल्द। थैंक यू।